एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोट गिनते हुए एसआई, जिनका ये वीडियो बनाया गया, फिर इस वीडियो को दिखाया गया एसपी को, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एसआई को निलंबित कर दिया है, यानी कि खाकी वर्दी को शर्मसार करने का मामला सामने आया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे सुनील, हमारे साथ संवाददाता समस्तीपुर से जुड़े हैं। सुनील, खाकी वर्दी को शर्मसार करने का मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, निर्भय मैं बता दूं, ये समस्तीपुर के रोसड़ा थाना के एसआई है नारायण, जो घूस लेते हुए 10,000 रुपये गिनते हुए पाए गए और तत्काल समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया और मुजफ्फरपुर विजिलेंस कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल अब क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है? उनको निलंबित तो कर दिया गया है, ये पूरा मामला आखिर किससे एसआई जो है वो पैसे ले रहे थे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये शराब मामले में एक बाइक को पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। उस मामले में बाइक मालिक से 25,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद 10,000 रुपए बात बनी और उस राशि को उसे दिया गया। वीडियो बनाया गया और पुलिस अधीक्षक को इस मामले से अवगत कराया गया और पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पे तुरंत कार्रवाई कर दी, आगे की कार्रवाई की और उसे निलंबित कर दिया और गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया को लग गई है। जी बिल्कुल सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो समस्तीपुर की ये खबर रोसड़ा अनुमंडल की, जहां पर खाकी को शर्मसार करने की बात सामने आई है। शराब लेके जा रहे बाइक सवार से ये 10,000 रुपए घुसखोरी की गई और देखिए तस्वीरें, देखिए पैसे गिन रहे थे जनाब और अब उन पर ही गाज गिरी और एसआई को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने ये पूरी, पुलिस अधीक्षक ने पूरी कार्रवाई की है तत्काल प्रभाव से। और शेखपुरा जिले में दबंगों का बोलबाला इस कदर है कि 4 दिन पहले 2 लोगों को घायल करने के बाद एक बार फिर उन्हीं लोगों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर दोबारा मारपीट की। लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से लैस बदमाशों ने 4 दिन पहले हुई मारपीट में केस करने पर दोबारा मारपीट की है। इसमें घर की महिलाओं और 70 साल के बूढ़े को भी नहीं छोड़ा गया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर अस्पताल की दुर्दशा का आलम यह है कि ड्रेसिंग रूम में लोगों को जमीन पर बिठाकर और सुलाकर उनकी मरहम पट्टी की गई है। घायलों में कारू साव, पवन साव, नोखी साव और विजय साव आदि शामिल हैं। मारपीट का आरोप मनोज महतो और उसके लोगों पर लगा है। भागलपुर जिला की नवगछिया पुलिस और एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने 6 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि घटना एसटीएफ टीम ने इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद हथियार तस्करों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अंतर जिला अंतर राज्य भी हथियार का यूज डिलीवरी करते हैं, लेकिन अभी जो पूछताछ में है इन्होंने भी जानकारी हमें नहीं दिया कि अंतर राज्य या कहीं दूसरे स्टेट में बेचते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा नेटवर्क में कौन किससे जुड़ा हुआ वो भी इन लोग पता नहीं रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेटवर्क में कौन कौन और जुड़े हुए हैं और उसका फिनिशिंग कहाँ होता है, वो फिर किसके माध्यम से किसे बेचा जाता है। संभावनाएं दोनों बरकरार है। अंतर जिला तो है ही, अंतर राज्य भी हो सकता है, लेकिन हम अभी दावा से नहीं कर सकते। बक्सर में एस ड्राइव अभियान के तहत पुलिस ने जिले के डुमरांव अनुमंडल के कई जगहों पर एक साथ छापेमारी अभियान चलाई है और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद कर उसे नष्ट किया। एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में डुमरांव डीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी छापेमारी में शामिल रहे। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से डुमरांव अनुमंडल के कई स्थानों पर पुलिस को लगातार अवैध शराब निर्माण की जानकारी मिली, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। चलाया गया है। जितना भी अनुमंडल क्षेत्र में चिन्हित जगह है जहां शराब आने की सूचना मिलती रहती है,
एक साथ साझी उस जगह छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को बरामद और विनष्ट किया गया। पूरे जिले में ये कार्रवाई हुई है। अभी तो डुमराव मंडल में हो रही है, फिर किसी एक डेट पे अभी बाकी जगहों पे भी होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुमित हमारे संवाददाता बक्सर से जुड़ेंगे हमारे साथ। सुमित, शराब माफियाओं पर एक बार फिर नकेल कसी गई है और अर्धनिर्मित शराब की खेप को नष्ट किया गया है। बताते चले कि बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल में एसपी नीरज कुमार सिंह तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सिंह के द्वारा यह संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया, जिसमें डुमराव अनुमंडल के कई जगहों पर छापेमारी की गई तथा वहां पर अवैध शराब की भट्टियों को और अवैध शराब बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई जगहों से ये विदेशी शराब भी बरामद की गई है। जी, तो फिलहाल क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है इस पे, क्योंकि शराब को तो नष्ट कर दिया गया है सुमित, लेकिन आखिर जिन्होंने यहाँ पर ये शराब का निर्माण कर रहे थे, अर्धनिर्मित शराब का ही निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, वो मैंने सुनने में आ रहा है कि वो फरार है, क्या उन्हें पकड़ा गया अब तक? 460 पीस जो है वो बोतल के साथ में एक व्यक्ति को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य जगहों से कहीं भी गिरफ्तारी की कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। तो जो जिसे गिरफ्तार किया गया, क्या उसने कुछ बताया अब तक? जी नहीं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। उसको हाजत में बंद करके और फिर उसे सेंट्रल जेल बक्सर के लिए भेज दिया गया है और बाकी जो अवैध भट्टियां थी उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और जहाँ शराब जो बरामद की गई है उसे पूरी तरह से वहीं नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका। तो बक्सर में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने इसे नष्ट भी कर दिया है। एसपी के नेतृत्व में कई जगह पर छापेमारी की गई, जिसमें यह सफलता पुलिस प्रशासन को हाथ लगी है। गया जिले के बुनियादगंज थाने के पेहानी मोहल्ले में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद छिड़ा। इस दौरान एक पक्ष के द्वारा कई राउंड गोलियां भी चलाई गई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को पैर में गोली लग गई। हालांकि पुलिस गोली लगने की घटना से इनकार कर रही है। हालांकि इस मामले में दोनों तरफ से बुनियादगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया है। तो ये पूरी खबर, ये पूरा मामला गया का है, बुनियादगंज इलाके का ये पूरा घटना है। दो पक्षों के बीच विवाद छिड़ा, विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों के बीच गोलियां भी चली। एक पक्ष ने आपस में गोली भी चला दी, जिसमें एक नाबालिग की घायल होने की खबर सामने आई, लेकिन पुलिस प्रशासन इस खबर से फिलहाल इनकार करती आ रही है। आपसी विवाद में दो पक्ष भिड़े थे और इस घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हमला भी किया गया है, सर पर पट्टियां बांधी गई है। आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच ये पूरी घटनाक्रम हुई है और गोलियां चलाई गई हैं। दोनों ही पक्ष के खिलाफ बुनियादगंज थाना इलाके में मामला भी दर्ज कराया गया है। गिरा है ना, तो साफ कर दिया। फिर क्या हुआ? गोली फिर वो नहीं, फिर उसके बाद वो आई अंदर आई तो चिल्लाने लगी। चिल्लाने में चिल्लाने की कहा था कि बच्चा गलती करता तो हमें साफ कर लिया जाता है। वो बोली ना, पूरा गाली देने लगी, गाली उड़ी देने लगी। उसका चारों बेटा और उसका जो हस्बैंड थे वो खड़ा थे और सब घुस के मारना शुरू कर दिया। बिना मतलब फिर क्या हुआ? फिर क्या, वही मारपीट हुआ। ऊपर से दरवाजे लगा दिए, दरवाजे लगा दिए तो फिर अंदर से फिर बाहर से खिड़की दोनों। और इस पर अधिक जानकारी के लिए मनोज संवाददाता गया से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मनोज, दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, विवाद इस कदर बढ़ा कि गोलियां चला दी गई। जी देखिए, मैं बता दूं कि मामला गया जिले थाना क्षेत्र की है, जहां पर कल बताया जा रहा है पीड़ित परिवार के द्वारा कि पत्थरबाजी की गई थी। उसके बाद जो है ये काफी समझाने बुझाने के बाद लड़ाई जो है काफी बढ़ गया, जिसके जो उनके जो बगलगीर है वो घर में आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिससे उनकी एक 7 साल की बच्ची है, उनको पैर में गोली लग गई थी, जिसके कारण उनको इलाज। पुलिस तो लेकिन इस घटना से इनकार कर रही है कि गोली लगी है कि नहीं लगी है। पुलिस तो इनकार कर रही है कि गोली तो नहीं लगी। जी हाँ, मैं बता दूं कि इस मामले पर गया के एसपी जो आदित्य कुमार है, उनसे बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोलीबारी नहीं हुई है। जहाँ तक की बात की जा रही है, उस बच्ची को पैर में चोट लगने के कारण गहरा जख्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है कि गोलीबारी हुई है। कितने लोगों की घायल होने की पुष्टि की गई है इस पूरे घटनाक्रम में?
जी मैं बता दूं कि इस मामले में जो वरीय अधिकारी हैं एसएसपी गया के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी या जो आरोपी होंगे उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो पक्षों के बीच गोलियां चली हैं, बता दें कि उसमें एक बच्ची को भी घायल होने की खबर है। फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और कटिहार में भीषण आगलगी से 15 लाख से अधिक संपत्ति के नुकसान होने की खबर सामने आई है। घटना कुरसला थाना क्षेत्र के NH 31 की है, जहां स्थित 3 दुकान जलकर खाक हो गए। आग लगने की आशंका शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कोई पता नहीं, मैं गुजरात का वो आगे लग, कोई पता नहीं बाबू। 10 लाख बाबू संपत्ति चलो बाबू, 10 लाख संपत्ति चलो ले 4 पार्टी पर बाबू। कौन कौन पार्टी का था? कौन कौन? बैंड पार्टी है। मैंने पार्टी का नाम बताना होगा। पंजाब बैंड पार्टी रही। उसका कितना था? 10 लाख का। नाम रहे नागोराम, घरपुर से हरजन टोला। 10 पार्टी, 4 पार्टी सामान सर्जरी। और पटना में अब रात में भी कोरोना का टीका लग रहा है। बता दें आपको कि अब हर वक्त जब आप चाहें तब जाकर टीका लगा सकते हैं। वहीं हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने राजधानी पटना में रात के 11 बजे कोरोना टीकाकरण का जायजा लिया। बिहार में कोरोना का संक्रमण ज़रूर कम हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल सामने देखने को मिली है कि अब राजधानी पटना में 24 घंटे कोरोना का टीका दिया जाएगा। और आज इसकी शुरुआत कर दी गई है शाम 4 बजे के बाद से। आप ये देख लें, ये पाटलिपुत्र अशोका होटल है, जहाँ पर आज से 24 घंटे टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि यहाँ जो देख रहे हैं आप 3-4 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं उसकी कमी है, जिस वजह से अब यहाँ पे सिर्फ एक ही काउंटर खुला हुआ है। और आप देखें जो लोग हैं वो कतारों में खड़े हैं और आज से यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख लें कि अब यहाँ पर सिर्फ कोविड शील्ड दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं रखी गई हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, ऑब्जर्वेशन रूम हो, हर तरीके से यहाँ पर अब कोरोना को मात देने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे कतार में लोग हैं, आइए वहाँ भी देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया गया है, क्योंकि कोरोना का टीका लगने के बाद करीब आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कुछ लोग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने टीका लिया है। मैम, आपने भी टीका लिया है अभी? हाँ, अभी लिया है। किसका टीका मिला है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन का? कोविशील्ड। फिर उसके बाद क्या कुछ बताया गया है मेडिकल स्टाफ की तरफ से? अभी बताया गया है 3 महीने बाद आना है हम लोग को लेने के लिए फिर से। ऑब्जर्वेशन के लिए भी कुछ कहा गया? अभी आधे घंटे बैठने के लिए बोला गया। ये बताएं मैम कि ये कैसी पहल है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, ऊपर से 24 घंटे वैक्सीनेशन पटना में होगा। नहीं, बहुत अच्छी है, अच्छी बात है सरकार की तरफ से। और लोग भी जागरूक होंगे, चूँकि आज फर्स्ट डे है इसलिए बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, भीड़ कम है। अब धीरे धीरे जैसे बात फैलेगी लोग जागरूक होंगे, आएंगे ही। तो आज जो आपने कोरोना का टीका लिया है, कि आपने स्लॉट बुक करा था या खुद से अभी आके तुरंत हो गया रजिस्ट्रेशन? नहीं, मैंने स्लॉट नहीं बुक किया था। यहाँ पे खुद से हो गया? हाँ, चूँकि हम लोग पास में थे तो हम लोग 9 के बाद वाले, तो अभी आकर के जस्ट टीका लेके गए हैं, कोई स्लॉट बुकिंग नहीं किया था। शुक्रिया। आपका नाम है? मृणालिनी रंजन। शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं यहाँ पे। अब स्लॉट बुकिंग की परेशानी नहीं है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण था ज़रूर कम हुआ है। लोग हैं वो वैक्सीनेशन ले रहे हैं। आइए अब वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि एक होटल है जिसको अब कोरोना का सेंटर, जो वैक्सीन सेंटर है, उसमें तब्दील कर दिया गया है। आप देख लें कि रात के करीब 10:30 से 11 बज रहे हैं और ये तस्वीरें राजधानी पटना की है, जो देखने लायक है, क्योंकि एक तरफ सरकार ये जो पहल कर रही है, आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं स्लॉट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, क्योंकि अभी स्लॉट बहुत ज़्यादा खाली है, इसलिए स्लॉट बुकिंग की भी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, पंजीकरण किया जा रहा है और ऑब्जर्वेशन सेंटर भी बनाया गया है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा था बिहार में, उसके बाद सरकार ने एक सराहनीय पहल ज़रूर की है। आप देख लें कि ये ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे कई वो लोग हैं जो कोरोना का टीका लेके आधे घंटे इंतज़ार कर रहे हैं। पहला बार है राजधानी पटना में जो 24 घंटे अब वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और ये तस्वीरें पाटलिपुत्र अशोका होटल की हैं, इनकम टैक्स से नज़दीक है, और आज यहीं पर जिलाधिकारी द्वारा इसे इनॉग्रेशन किया गया है कि अब 24 घंटे यहाँ पर टीका दिया जाएगा। जो लोग हैं जो कोरोना से बचना चाहते हैं वो अब यहाँ पर टीका ले सकते हैं, और साफ तौर पर ये एक सराहनीय पहल सरकार द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत, पटना। देर से ही सही
लेकिन मेहनत रंग जरूर लाती है। कुछ ऐसा ही पटना सिटी में उत्पाद विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर रहकर समस्तीपुर के दीपक कुमार ने कर दिखाया। दरअसल दीपक कुमार ने 64वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में 10वीं रैंक लाकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। उनका कहना है कि जो परीक्षार्थी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इस सफलता का श्रेय वो अपने परिवार को दे रहे हैं। बीपीएससी 64 से मुझे 10 रैंक मिली है। इसमें डीएसपी का पोस्ट मुझे अलॉट किया गया है। इससे पहले 63rd बीपीएससी से भी मुझे 67 रैंक मिला था, लेकिन उस समय अंडर एज होने की वजह से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला था और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में अभी मैं पटना में कार्यरत हूँ। पटना सिटी का मैं अभी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। अपना आदर्श किसको मानते हैं? अपना आदर्श वैसे तो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, गांधी जी रहे हैं या नेहरू जी, ये लोग हमारे काफ़ी आदर्श रहे हैं। और इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट अशोक खेमका मेरे आदर्श हैं। मैं उनसे कुछ चीज़ें सीखा हूँ और कुछ चीज़ें लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें डिफरेंटली भी की जा सकती है। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी पटना सहित आसपास के जिलों में आज सुबह तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने इसे प्री मॉनसून रेन बताया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान वैज्ञानिकों का कहना है कि संभावना भी जताई जा रही थी कि 9 जून से प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में आंधी भी चल रही है। बता दें कि प्रदेश में सामान्य तौर पर 14 जून को मानसून का आगमन होता है और इस बार देश के कई हिस्सों में समय से पहले मानसून के आगमन को देखते हुए बिहार में भी इसके 1-2 दिन पहले पहुंचने के आसार हैं। बिल्कुल, और मौसम के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ी है शर्मिला, हमारी सहयोगी। शर्मिला, मौसम ने पहले ही इस बार सूबे में दस्तक दे दिया है। सुबह से ही अगर हम देखें तो राजधानी पटना में भी बारिश हुई है। अगर हम सोमवार को क्या स्थिति थी तो 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तापमान था राज्य का। और आज यदि हम बुधवार की बात करें तो सुबह से यानी सुबह 3:30 बजे के करीब राजधानी पटना में तेज बारिश हुई, आंधी तूफान आया और मौसम कह सकते हैं कि मौसम ने एक लोगों को काफी राहत दी है, क्योंकि लगातार चिलचिलाती धूप से, गर्मी से लोगों को काफी राहत तो मिली है। लेकिन ऐसे में जो वैज्ञानिक है वो भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर हम बात करें सामान्य जो मानसून का सीजन है, जो मानसून होता है तो वो 14 जून को आता है और 14 जून के करीब मिड जून में इसका आगमन होता है। मिड जून में जी मिड जून में होता है और ऐसे में प्री मानसून ये है और ये भी संभावनाएं जताई जा रही है। किसानों को इससे काफी राहत मिलने वाली है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, कई जिलों में तेज बारिश भी हो रही है। और अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो अभी भी मैं खड़ी हूँ और इस वक्त दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप होती है, लेकिन अभी काफी खुशनुमा मौसम है, चिलचिलाती धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो मौसम ने कहीं ना कहीं राज्यवासियों को, बिहार वासियों को राहत दी है। ऋतिक, बिल्कुल, और बारिश भी अगर हो रही है तो आप देखिए इधर 2 दिन पहले की हम बात बता रहे हैं, कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, ताउते का आगमन, मौसम पहले भी यहाँ पे बदला, उसके बाद यास का आगमन, मौसम तब भी बदला और अब मानसून आ रहा है। सरकार के लिए भी चुनौती है, नगर निगम के लिए चुनौती है कि इस बार राजधानी हो, पटना हो या फिर बिहार के कई जो जिले हैं, गड्ढे में पानी ना भरे, वहां पर काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, काम की बात कर रहे हैं आप तो लगातार डीजीपी भारत भी ये लोगों को दिखा रहा था कि नगर निगम की कार्यशैली किस तरह से रही है, किस तरह से नगर निगम काम कर रहा है। या तो अगर हम यास चक्रवात की बात कर ले तो यास चक्रवात ने ही नगर निगम की जो कार्यशैली है उसकी पोल खोल कर रख दी। कई ऐसी जगह है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा जो बारिश होती है उसका प्रकोप लोग झेलते हैं। जो जगह है, जो गलियां हैं वो झील में तब्दील हो जाती है, नालों में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो लापरवाही थी वो उस वक्त देखी गई थी नगर निगम की, क्योंकि जब अलर्ट जारी किया गया था उसके बावजूद भी नगर निगम ने कोई ऐसी पहल नहीं की, कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की। अभी अगर हम बात करें मानसून की तो मानसून अभी स्टार्ट होने वाला है और अब भी प्री मानसून शुरू हो चुका है और ऐसे में
राजधानी की बात कर लेते हैं तो राजधानी के कई ऐसे पॉश इलाके हैं, कंकड़बाग जैसे इलाके हैं जो सबसे पॉश इलाका है, और वहाँ भी जो घर है उसमें पानी घुस जाते हैं और घर के अंदर लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, महामारी का वक्त चल रहा है। चलिए, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका, आपने तमाम जानकारी रखी मौसम को लेकर। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो बता दें कि मौसम ने येलो अलर्ट जारी किया है पूरे बिहार में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं झारखंड की। बोकारो के अस्थायी अस्पताल वेदांता केयर्स फील्ड हॉस्पिटल में 100 बेड और लातेहार जिले में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड और पाइपलाइन आधारित ऑक्सीजन युक्त बेड का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान मौके पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आपदा विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। आज जिस तरीके से लातेहार जिले ने हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने, हमारे सामाजिक लोगों के सहयोग से, हमारे विधायक सांसदों के सहयोग से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज कार्य किया है, ये निश्चित रूप से बहुत मतलब अभूतपूर्व कार्य कहा जा सकता है। और रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से रांची के आसपास के इलाकों में पीएलएफआई नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया है। कल एक इन्फॉर्मेशन आया था कि कोर जो इस एरिया का भी इंचार्ज बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है कि बिखरे कैडर को समेट के और हिंसक वारदातों के माध्यम से अपना ध्वस्त जमा किए, अपना भय और आतंक का माहौल स्थापित करके फिर से अपने संगठन खड़ा किया जाए और लेवी की जो संख्या बढ़ाई जाए। तो एक इन लोगों की ग्रुप मीटिंग हो रही थी। प्लान था कि जो यहाँ पे लोग हैं उन लोगों के माध्यम अपना पर्चा और फेंक के अपना जो इसका पंपलेट है फेंक के पहले उन लोगों को अलर्ट किया जाए, फिर कार्रवाई की जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इमीडिएट कार्रवाई किया गया और बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास से को उसके 5-4 अन्य सहयोगियों के साथ पकड़ा। गिरिडीह के गांव बीडीओ मधु कुमारी ने लंबित विकास योजनाओं के निष्पादन को लेकर पंचायत व रोजगार सेवक और जेई के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम आवास, मनरेगा योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अब तक किए गए विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। बीडीओ मधु कुमारी ने कहा कि सभी पंचायत और रोजगार सेवक क्षेत्र में वैक्सीन के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करें। ग्रामीणों को यह बताएं कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। बोकारो जिले के चंदन क्यारी के विधायक और पूर्व मंत्री अमर बाउरी बोकारो समाहरणालय बिल्डिंग में ही अधिकारियों द्वारा अपना अपमान होता देख धरने पर बैठ गए। वजह कोविड अस्पताल के उद्घाटन में बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा आमंत्रण पत्र न मिलना। सरकार और प्रशासन द्वारा अपनी अनदेखी देखकर वो धरने पर बैठ गए हैं। आज 2 बजे डीसी महोदय की तरफ से कोविड के तीसरे वेव और बिजली के संकट को लेकर के एक चिट्ठी आमंत्रण आया था बैठक के लिए। हम उसकी तैयारी के लिए आए हैं। अंदर जब 2 बजे पहुंच रहे हैं तो देख रहे स्क्रीन में कुछ उद्घाटन चल रहा है। मैंने पूछा कि भाई ये उद्घाटन क्या चीज का है, तो लोगों ने कहा कि ये हॉस्पिटल का जो सेक्टर 5 वाला। तो हमने बोला वेदांता का हॉस्पिटल है, वेदांता प्रतिष्ठान और जो संस्थान है वो चंदन क्यारी में लगा हुआ। हम लोगों ने डिमांड भी किया था उसको। जब हम झरिया में ओवरलोडिंग रोकने के सरकार के फरमान की हनक दिखाई नहीं दे रही। वजह इस पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारी बेपरवाह बने हैं। इसी का नतीजा है कि झरिया भागा स्टेशन रेलवे साइडिंग ट्रकों में सीमेंट का ओवरलोडिंग का खेल बदस्तूर जारी है। भागा रेलवे पुलिस के एएसआई मनोज सिंह के नेतृत्व में भागा रेलवे साइडिंग जांच करने पहुंची। जांच के दौरान कई तरह की खामियां पाई गई। ट्रक चालकों से कागजात की भी जांच हुई है। ये पुलिस उपाधीक्षक यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हम लोगों को उन्होंने बताया कि यहाँ से भागा रेलवे साइडिंग से कुछ गाड़ियों में ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही है, जिसके आलोक में उन्होंने हमको पत्राचार किया। उसी आलोक में पुलिस अधीक्षक रेल के धनबाद के द्वारा बताया गया कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। उसी क्रम में हम लोग जांच के दौरान साइडिंग में घूमे। अभी तक हम लोगों ने जितनी गाड़ियों को करीब करीब चेक किया है, प्रायः अंडरलोड है और हम लोग इस पर सतत निगरानी बनाए हुए हैं।
ओवरलोडिंग नहीं चलना चाहिए, अच्छी बात, अच्छी पहल है। तो हमारे नॉलेज में मिला है, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है हम उच्च अधिकारी को सूचित कर देंगे। इसकी जांच अब कभी करते हैं? ओवरलोडिंग देखने का हम लोग को नहीं है, उसके लिए आरपीएफ जीआरपी हैं। और यह बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि लगातार डीटीवी भारत आपसे अपील कर रहा है कि अब तो लॉकडाउन को भी हटा दिया गया है, लेकिन आप ये ना समझे कि कोरोना हटा है। कोरोना अब भी है। कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत का खास कार्यक्रम जायका जंक्शन और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। जब खाने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कहीं अच्छे जगह पे जाते हैं और वहाँ के सबसे पसंदीदा चीज़ होती है वो हम खाते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी पटना के एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे रेस्टोरेंट में, मोटू भाई, जहाँ पे आपको हर चीज़ चखने को मिल सकता है, चाहे वो चाट पापड़ी हो या फिर खाना।